नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथियों, जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस की, जिसमें हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं इस समय, तो बायोलॉजी में जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव तंत्र जो चल रहा है, मानव कार्यकी जो चल रही है, उसमें आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। कौन सा है? श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। श्वसन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारी। ठीक है। श्वसन को डिस्कस करने से पहले आपको हम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझाएंगे जिसको कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं कि मनुष्य का जो मानव है उसकी भोजन ग्रहण से लेकर के उत्सर्जन तक की प्रक्रिया, मतलब भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन तक की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उपापचय। और उपापचय हमारे शरीर की एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं अपचय, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अपचय जो है यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी विनाशात्मक, यानी ये विघटन करती है। अब कैसे विघटन करेगी? इसमें क्या होता है? कोशिकाओं में ह्रास होता है, कोशिकाओं में डीके कमी आती है, कोशिकाओं की संख्या में अर्थात ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है। जब हमको फैट बर्न करना होता है, कैलोरी बर्न करनी होती है, तो उस अवस्था में ये अपचय की क्रिया काम आती है। और इस क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह है श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, माने यह जो प्रक्रिया है इसमें क्या हम अपनी कैलोरी बर्न करते हैं, यानी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा इसमें निकलती है। दूसरा है वो है उपचय। उपचय को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है यह कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, माने सृजनात्मक, माने निर्माणाधीन। अर्थात इसमें क्या इसमें हम कैलोरी गेन करते हैं। और इस प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है पोषण, न्यूट्रिशन। ओके, तो उपापचय के दो सेगमेंट यानी दो भाग है, उपचय और अपचय। ठीक है, तो जो श्वसन है वो हमारा कैटाबॉलिज्म यानी एक अपचय का भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो श्वसन वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी फेफड़ों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। अर्थात हमारे फेफड़ों के द्वारा O2 को लेना, माने O2 क्या? इनहेल करना। इनहेल माने क्या होता है? सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? O2 का अंदर लेना। ठीक। और जो दूसरा है वो है CO2 को बाहर निकालना, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सहेल कहलाती है। ठीक है, माने सांस लेना अंदर की तरफ, सांस निकालना बाहर की तरफ। यह दोनों प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, माने लंग्स के द्वारा। ठीक। अर्थात सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो वातावरण से O2 ग्रहण करना और CO2 बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और इसके लिए हमारे बॉडी में सिस्टम होते हैं, अंग होते हैं जो कि निम्न है, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, उनकी हम बात करते हैं। तो ये हमारे जो अंग हैं, देखिए सबसे पहले इसमें जो आएगा, इसके लिए हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं। पहला जो आएगा नोजल स्ट्रे, या इसको हम नाक कह सकते हैं, माने नासिका। ठीक, नासिका।
या इसे बोलते हैं नासा गुहा या नोज बोलते हैं। सेकंड जो है इसमें आपका जो आता है फेरिंग्स। ध्यान दीजिएगा, फेरिंग्स में होता है ग्रसनी। मैंने आपको बताया था पाचन के भाग में कि ग्रसनी एक ऐसी अंग है, ग्रसनी एक ऐसा भाग है जो कि पाचन और श्वसन दोनों में सहायता करता है। थर्ड जो है वो हमारी है क्या, श्वसन नली, ट्रैकिया, श्वास नली, जिसको बोलते हैं एयर पाइप। क्या बोलते हैं, एयर पाइप, श्वास नली। चौथा जो है श्वसनी, सॉरी ठीक। और अगला है इसके बाद फेफड़ा या लंग्स। इसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं, ठीक है। फेफड़े क्या बोलते हैं हम, फुफ्फुस माने पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नाक है, मतलब नासा गुहा, इससे एयर जो अंदर जाती है वो श्वास नली माने ग्रसनी से होते हुए, श्वास नली से होते हुए श्वसनियों पहुंचती है, फिर ये फेफड़े में पहुंचती है, ठीक है। वहां पे ये ब्लड से मिलती है और ब्लड के द्वारा जो है एयर मतलब CO2 जो है अंदर जाती है और जो रुधिर वाहिनियां होती है उससे होते हुए CO2 वापस आती है और फिर CO2 फेफड़े से होकर के श्वसनी, फिर ब्रोंकाई, फिर फ्रेनिंग्स और फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। माने हमारी सांस के आने और जाने का एक ही माध्यम क्या है, हमारा नाक या नासिका गुहा, ठीक है, नोजल कैविटी। ओके, तो चलिए अभी इन अंगों के बारे में बात करेंगे हम अलग से, ठीक है। सबसे जो मेन है वो है फेफड़ा, इसी के बारे में बात करेंगे। एक बात होता है, फेफड़ा जो है हमारे शरीर में ताप नियंत्रण करता है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है। कैसे, O2 को अंदर लेके CO2 को बाहर निकाल के, साथ ही साथ ये और भी जलवाष्प जो अन्य कुछ एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है ये, ठीक है। तो फेफड़ा जो है हमारे शरीर में ताप नियंत्रण में सहायक होता है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए श्वसन के भाग, श्वसन के भाग देखते हैं। तो श्वसन की क्रिया को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। श्वसन क्रिया को 4 भागों में बांट सकते हैं। इन 4 भागों को हम 3 में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब जो 4 भाग है इन्हें हम 3 में ही कन्वर्ट करते हैं। कैसे, इसको आगे देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। पहला वायु श्वसन, क्या है, वायु श्वसन। अब वायु श्वसन क्या है, श्वसन अंगों माने फेफड़े के द्वारा उपस्थित वायु जो है, श्वसन अंगों माने फेफड़ों में उपस्थित वायु एवं ऑक्सीजन में उपस्थित गैसों का विनिमय वायु श्वसन कहलाता है। मतलब इसको हम बता दें कि नाक के जरिए माने अपनी नासा गुहा के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेना और फिर CO2 को बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाता है, वायु श्वसन कहलाता है। मतलब इसको हम बाहरी श्वसन बोलते हैं, आउटर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल या आउटर रेस्पिरेशन। मतलब कहने का कि हम अपनी नाक के जरिए जो O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, वायु श्वसन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत प्राणियों का वायुमंडल से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वायु श्वसन 2 प्रकार का होता है। वायु श्वसन 2 प्रकार का होता है। कैसे, पहला क्या है, श्वासोच्छ्वास या सांस लेना माने ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त का फेफड़ों में पहुंचना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन युक्त वायु मतलब जो O2 है ये ऑक्सीजन से हम कितना लेते हैं, 21%। कितना लेते हैं, 21%, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं कितना हम, 21%, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों पहुंचना और CO2 यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे CO2 होना चाहिए और CO2 युक्त अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, ये क्या है, सांस लेना माने ब्रीदिंग होती है। मतलब जो मैंने बताया आपको कि O2 जो युक्त हवा है उसको अंदर लेना और जो CO2 युक्त हमारे शरीर के भीतर हवा है, जो वायु है,
वो अशुद्ध है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है। गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का जो विनिमय होता है वो गैसों के दाब के अंतर का कारण साधारण विसरण विधि द्वारा फेफड़े के अंदर होता है। ये क्या है? मतलब जब आपकी O2 आपके नासा गुहा से होते हुए आपके फेफड़े में पहुंच जाएगी, ठीक है, ठीक, जो फेफड़े में वायु पहुंच जाएगी, ठीक है, तो O2 का फेफड़ों में पहुंचना, यहाँ उसका किससे मिलना? ब्लड से। किससे मिलना? ब्लड से मिल जाना, फिर वापस जो है पूरे शरीर में इसका क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। और जैसे सर्कुलेशन होता जाएगा आपका जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में जो कोशिकाओं में CO2 है उसको ये ग्रहण करते हुए आएगा और वापस कहाँ पे लाएगा? फेफड़ों में इलाके छोड़ देगा। फिर ये वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी, कहाँ पे? नासा गुहा से होते हुए। क्लियर? तो यह विधि कौन सी होती है? विसरण विधि होती है। कौन सी? डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, विसरण विधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अब। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और CO2 का फेफड़े के शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आना जो है गैसीय परिवहन होता है। वही क्रिया यहाँ भी है कि O2 का फेफड़े के द्वारा पूरी बॉडी में पहुंचना और CO2 का फिर वापस फेफड़े में आकर के बाहर निकलना, क्या है? गैसों का परिवहन। मतलब कहने का नासा गुहा से जो एयर नाक अंदर आती है वो फेफड़ों के बाद फिर रुधिर वाहिकाओं के द्वारा कहाँ बहती है? कोशिकाओं में पहुंचती है, फिर वापस कोशिकाओं से CO2 लेते हुए वापस कहाँ आती है? फेफड़े में। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारे शरीर में नलिकाएं होती है। पहला क्या होती है? धमनी, माने आर्टरी। धमनी जो है ये O2 को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ध्यान दीजिएगा, धमनी जो है O2 को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। और एक होती है सिरा, यानी वेंस। सिरा, सिरा क्या करती है? ये पूरी बॉडी माने कोशिकाओं में जो CO2 है उसको एडॉप्ट करती, माने उसको कैच करती है और वापस कहाँ लाती है? फेफड़ों में। माने धमनियों के द्वारा O2 शरीर में पहुंचता है और सिराओं के द्वारा CO2 वापस फेफड़े की तरफ आता है। ठीक है। तो फिर से जरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। धमनी माने आर्टरी जो होती है वो ब्लड के द्वारा O2 को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाती है, और जो आपका सिराएं होती है माने वेन्स होती है वो कोशिकाओं में उपस्थित CO2 को अपने नलिकाओं के द्वारा कहाँ पे? वापस फेफड़े में लाकर छोड़ देती है। ठीक है। तो ये आदान प्रदान जो होता है, आना और जाना, इसी को क्या बोलते हैं? गैसों का परिवहन। ठीक है। अब धमनियां जो होती है वो लाल कलर की होती है, सिराएं जो होती है वो ब्लू कलर की होती है। ठीक है। धमनियों में लाल कलर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें O2 होती है और O2 जैसे ही मिल जाएगी ब्लड का रंग लाल हो जाएगा। सिराओं में O2 नहीं होती, CO2 होती है, इसलिए ब्लड का रंग कैसा होता है? हल्का सा नीला या बैंगनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक श्वसन क्या होता है? आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम तो इतना जानते हैं कि हमने नाक से सांस ली फिर हमने छोड़ी, अब अंदर जो प्रोसेस होती है उसको देखना है। तो ये क्या? आंतरिक श्वसन माने क्या? इंटरनल रेस्पिरेशन। इसी को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन, या इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए ये जो श्वसन है माने श्वसन में इसमें आप देख लीजिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज माने क्या? आपका भोजन। ग्लूकोज का O2 के साथ क्रिया होती है, ग्लूकोज की O2 के साथ क्रिया होती है और क्या बनता है? CO2 और H2O। आपको बता दें श्वसन का समीकरण, श्वसन का समीकरण। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेंगे हम। अब देखिए जो आंतरिक श्वसन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है मेरे भाइयों, वो है रुधिर एवं ऊतकों के बीच, रुधिर एवं ऊतकों के बीच होने वाली गैस विनिमय आंतरिक श्वसन कहलाती है। माने रुधिर और ऊतकों माने कोशिकाओं का जो समूह है उनके बीच होने वाली जो गैसीय विनिमय प्रक्रिया है उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब जो आंतरिक श्वसन होता है यह होता है दो प्रकार का। आंतरिक श्वसन क्या होता है? दो प्रकार का होता है, जिसको बता दें हम।
हाँ, पहला है ऑक्सी श्वसन। पहला क्या है? ऑक्सी श्वसन। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, वह श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ठीक है। लेकिन पहले हम अनाक्सीय श्वसन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही अनाक्सीय श्वसन को अच्छे समझ पाएंगे। देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत इसमें नहीं होती। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो उसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के माने ग्लूकोज के एक अणु से माने एक मॉलिक्यूल से एटीपी के 4 अणु बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 4 अणु बनते हैं, अर्थात बहुत कम ऊर्जा विमुक्त होती है। बहुत कम ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है। और इसमें से जो 2 अणु हैं वो इस प्रक्रिया के खत्म होने में समाप्त हो जाते हैं। बता दें आपको, मतलब जो ग्लूकोज है जब इसके एक अणु का क्या होगा? विघटन होगा तो एटीपी माने क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके 4 अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 2 अणु जो होते हैं इस अनाक्सीय श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में ही समाप्त जाते हैं और बचते कितने हैं? सिर्फ 2। अर्थात कहने का मतलब क्या कि अनाक्सीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम रिलीज होती है। और यह प्रक्रिया जो होती है इसे हम कह सकते हैं, यह प्रक्रिया किण्वन में होती है, मतलब क्या? फर्मेंटेशन में। इसमें फर्मेंटेशन में। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में जब हम खेतों में बीज बो देते हैं, आप खेतों में देखते होंगे ना कि हम जब गेहूं, चना, मटर, सरसों कुछ भी हम खेतों में फेंक देते हैं उगने के लिए, तो जब खेतों में बीज मट्टी के अंदर पड़ जाता है तो उस समय अनाक्सीय श्वसन की क्रिया के द्वारा ही वो बीज क्या होते हैं? उगते हैं। माने उनमें जो अंकुर फूटता है वो किसके द्वारा फूटता है? अनाक्सीय श्वसन के द्वारा, ठीक। तो बीजों के अंकुरण, किण्वन, इन सभी प्रक्रियाओं में कौन सा श्वसन होता है? अनाक्सीय श्वसन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ऑक्सीय श्वसन आपका है, ऑक्सीय श्वसन, इस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणु बनते हैं। कितने? 36। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के विघटन से 36 एटीपी के अणु निर्मित होते हैं, अर्थात जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में विमुक्त होती है, अर्थात 673 किलो कैलोरी। ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणु बनते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलती है, ठीक है। ऑक्सीय श्वसन को ही क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, माने कोशिकीय श्वसन। और यह जो क्रिया होती है यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो ऑक्सीय श्वसन होता है यानी जो एरोबिक श्वसन होता है इसी क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। चूंकि यह श्वसन जो है कोशिकाओं के भीतर होता है इसलिए कोशिकीय श्वसन इसे कहते हैं। और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इस क्रिया में जो सहायक होता है उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। माने जो ऑक्सीय श्वसन की प्रक्रिया है वह कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। कोशिकीय श्वसन माने ऑक्सीय श्वसन जो होता है या सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो यह कोशिका के क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यह इसमें कौन सा चक्र सहायक होता है? इसमें क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत यह प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीय श्वसन या कोशिकीय श्वसन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोशिकीय श्वसन या ऑक्सीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। माने यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र। अगर इसके आगे पढ़े
इसके आगे अगर बढ़े कि माइटोकॉन्ड्रिया किस पार्ट में होती है, तो आपको याद रखना है यह माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रेना में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रेना में होती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, वे सभी रासायनिक क्रियाएं जिनके द्वारा कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है, कोशिकीय शोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि जब कोशिकीय शोषण होगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और ग्लूकोज का होगा तो क्या होगा? ऊर्जा क्या होगी? बहुत अधिक मात्रा में निकलेगी। मैंने कहा ना 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी। अब चूंकि ग्लूकोज जो है कोशिकाओं का मुख्य ईंधन है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये, कोशिकाओं का मुख्य ईंधन क्या है? सेलुलर फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है, ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं का मुख्य ईंधन क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कब होगा? जब ग्लूकोज के साथ O2 की प्रक्रिया होगी, यानी क्या? समीकरण देख लीजिएगा, ग्लूकोज यानी इसको हम लिख देते हैं, जो शोषण का समीकरण है C6H12O6 प्लस 6O2। ध्यान दीजिएगा, C6H12O6 से क्या है? ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्लस 6O2 इक्वल टू क्या होगा? 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी कितना? 673 किलो कैलोरी। ठीक है, ये है शोषण का समीकरण। माने ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, माने ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीकरण होगा तभी कोशिकाओं को भोजन मिलेगा और हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता क्या होगी? डेवलप होगी। इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा का ह्रास होना, ऊर्जा का निकलना, रिलीज होना। और इस क्रिया में क्या होता है? O2 सहायक होता है। देख लीजिए, लिखा है ग्लूकोज प्लस 6O2, इसमें क्या बनता है? मतलब आपका जल बनता है, माने 6H2O, मतलब हाइड्रोजन मतलब जल के 6 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, प्लस एनर्जी कितना निकलती है? 673 किलो कैलोरी। और यह जो कोशिकीय शोषण होता है ये कहाँ होगा? बता दें आपको, यह क्रेब्स साइकिल, जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल के द्वारा होगा। और कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है बहुत अधिक रिलीज होती है। ठीक है, और अगर इससे आगे बढ़े तो माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रेना में होती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रेना में कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र का सहायक होता है, क्रेब्स चक्र। ठीक, तो आपके यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन मैं रिवाइज करा दूं। पहला क्या? कोशिकाओं का मुख्य ईंधन क्या है? क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, अभी ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा और इस प्रक्रिया में H2O के 6 अणु और CO2 के 6 अणु क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, प्लस अपार ऊर्जा निकलती है 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी। और इस प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र सहायक होता है और यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कोशिका पावर हाउस कहलाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रेना में। देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैंने तैयार कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला कि हम कुछ जो है श्वसन अंगों को देख लेंगे। ठीक है, तो श्वसन अंगों में हमको सबसे पहले क्या देखना है? श्वसन अंगों में हमको सबसे पहले देखना है क्या? फेफड़ा। फेफड़े को हमको देखना है। ठीक है, ये हमारा एयर ट्रैक। ठीक, थोड़ा जो फिगर पिरामिड बन जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको समझना हो रहा है। अब यहाँ से जो विंड पाइप है, विंड पाइप देखिए कहाँ जा रही है? फेफड़े में जा रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या श्वसन, हमने एयर ली,
कितनी ली हमने? 21%। हमने क्या बोला? जब हवा में जो O2 होती है हम कितना लेते हैं? 21%। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन यानी Hb, जो Hb होता है वो हमारे ब्लड में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है। माने हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है क्या होती है? कम होती है। इसलिए जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम 21% ऑक्सीजन क्या है अपने अंदर लेते हैं, लेकिन हमको वापस 16% क्या होता है? रिलीज कर देना पड़ता है। हम संभाल नहीं पाते और हम एक बार में 4 से 5%, एक बार जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम 4 से 5% ऑक्सीजन ही अपने फेफड़ों में ले पाते हैं, बाकी 16% क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। अब देखिए, जब हमने सांस यहाँ पे अंदर ली तो ये हमारी क्या है? श्वास नली ट्रैकिया है, और ये क्या है? हमारी श्वसनी है। श्वसनी माने क्या? ब्रांकाई। क्या है? ब्रांकाई। अब देखिए, फेफड़ों में बच्चों छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? छोटी छोटी कूपिकाएं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी कूपिकाएं होती है। अब देखिए, जब एयर यहाँ पे अंदर आती है, जब एयर यहाँ पे अंदर आती है तो ये क्या होता है? जो कूपिकाएं होती हैं इसमें एयर भरती है, इसमें एयर क्या होती है? भर जाती है, तो फूल जाती है। इन कूपिकाओं को बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली को बोलते हैं कूपिका। और ये एल्वियोली क्या होती है? फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। ध्यान दीजिएगा, फेफड़ों की क्रियात्मक माने क्या? फंक्शनल। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है कौन? एल्वियोली। अब जब एयर आती है वापस तो इन कूपिकाओं में भर जाती है, तो फूल जाती है, ठीक है। अब क्या होती है? जब फूलती है, फिर जब पिचकती है, माने फूलती है तो O2 आती है, जब पिचकती है तो CO2 बाहर जाती है। वही सेम सिस्टम है हृदय का। जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर जाता है, हृदय जब फैलता है तो ब्लड अंदर आता है। तो उसी प्रकार जो कूपिकाएं होती हैं ये क्या है? फेफड़े की क्रियात्मक इकाई है, और इन्हीं के द्वारा जो है एयर क्या है? बाहर निकलती है और अंदर आती है। अब देखिए, जब ये अंदर की तरफ आती है तो कूपिकाएं होती है फूल जाती है, ठीक है। और जब CO2 बाहर निकलती है तो कूपिकाएं होती है पिचक जाती है, ठीक। हम बोल भी तभी पाते हैं जब हम सांस को बाहर निकालते हैं। हमारी जब कूपिकाएं जब पिचकती हैं तभी हम बोल पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, फेफड़ा क्या है? श्वसन का मुख्य अंग है। श्वसन का क्या है? मुख्य अंग है। और ये किडनी के बाद, माने किडनी माने गुर्दे के बाद हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जन अंग भी है। क्यों? क्योंकि ये CO2 जो कि विषैली है उसको बाहर निकालता है, साथ ही साथ जो हम तमाम मसाले, जो अन्य गर्म पदार्थ लेते हैं तो उनसे जो जलवाष्प यानी वेपर जो निर्मित होता है, वेपोरेशन जो होता है, उसको ये क्या करता है? बाहर निकालता है। कैसे? जलवाष्प के रूप में। यानी फेफड़े जो है हमारे ताप को भी क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और कैसे? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हमने बताया ना तंत्रिका में हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये क्या करते हैं? शरीर का ताप नियंत्रण भी करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? फेफड़े जो है प्रमुख उत्सर्जन अंग है किसके बाद? किडनी के बाद। क्यों? क्योंकि ये हमारे CO2 को बाहर निकालते हैं और अन्य जो है उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि जलवाष्प, कुछ अन्य मसाले जैसे हम लहसुन, प्याज, हल्दी तमाम लेते हैं तो उसके बाद जो जलवाष्प बनता है उसको ये बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम सांस लेते हैं बाहर उसको देख लेते हैं। जो हम बाहर से सांस इनहेल करते हैं तो उसमें 21% क्या होती है? O2 होती है। 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। CO2 कितना होती है? लगभग 0.03%, माने न के बराबर, ठीक है। अब देखिए, और बाकी साथ में अन्य गैसें भी इसमें होती हैं। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें क्या? O2 कितना निकलती है? 16%, ठीक। N2 कितना निकलती है? पूरा का पूरा, माने N2 जो है वो काम नहीं है।
लेकिन जो CO2 निकलती है कितना निकलती है, लगभग 3.6%, माने 3.5% ज्यादा। अब ये CO2 आई कहां से, क्योंकि हम तो जो लिए वो तो इतना ही लिए। हमारे शरीर के भीतर कोशिकाओं में लगभग 3.5% CO2 क्या होती है, उपस्थित होती है। CO2 क्या होती है, उपस्थित होती है। और बच्चों ध्यान दो, O2 हम कहां से लेते हैं, पौधों से ग्रहण करते हैं। इसलिए क्या अब आजकल देख रहे हैं ना, इस समय ऑक्सीजन से बड़ा कीमती कोई पदार्थ ही नहीं रह गया। मतलब ऑक्सीजन से जरूरती, ऑक्सीजन से क्या है, ऑक्सीजन जरा से नीड किसी की है ही नहीं। तो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, लेकिन वही पौधे हमसे क्या लेते हैं, हम CO2 उनको देते हैं। कहने का मतलब कि पौधे जो है विषैले पदार्थ को ग्रहण करके हमको क्या, जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक, तो हमने जो O2 ली कितना ली, 21% ली और निकाली कितनी, 16%। यानी हम एक बार में 4 से 5% ऑक्सीजन ही क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। क्लियर। तो साथियों, श्वसन में हमारा चैप्टर जो है ये खत्म हो गया। ठीक, यहां से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या होते हैं आपको बता दें हम। देखिए, पहला, कोशिकाओं का मुख्य धन। कोशिकाओं का मुख्य धन क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। दूसरा, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें कौन सहायता करता है, यह क्रिया क्रेब्स चक्र के द्वारा होती है। ठीक है, मतलब ये जो कोशिकीय श्वसन होता है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से, माने एक मॉलिक्यूल से ATP के 36 अणु बनते हैं। कितने अणु, 36 अणु बनते हैं। क्लियर। तो ये सारा हमारा आज का चैप्टर, श्वसन छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे उत्सर्जन तंत्र, माने एक्सक्रीटरी सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों एंजॉय करिए और बिल्कुल मस्त रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए सुरक्षित रहते हुए। ओके, शुक्रिया, जय हिंद।